Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So, guys, today our talk will be about the making the Treaty of Vienna, because earlier we had a discussion about the making of nationalism in Europe, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया। हमने अभी तक ना मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में चार अलग अलग तरह के जो सोशल ग्रुप्स और उनकी आइडियोलॉजीज है उनको डिस्कस किया। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटी ऑफ वाइना, और ट्रीटी ऑफ वाइना में हम देखेंगे व्हाट वाज बेसिकली दिस ट्रीटी, और उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रीटी क्या होती है। सो लेट वी स्टार्ट। व्हाट इज द ट्रीटी? सबसे पहले हम ये जानेंगे ट्रीटी क्या होती है। जब भी हम ट्रीटी की बात करेंगे, ट्रीटी को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेट अस गो टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज ट्रीटी। ट्रीटी क्या होती है, तो आज हम सबसे पहले इसी एक चीज को जानेंगे कि ये ट्रीटी क्या होती है। ट्रीटी बेसिकली एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम कहें तो इसे हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक, बट ये किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है। इस डॉक्यूमेंट के लिए, इस ट्रीटी के लिए पॉलिटिकल ग्रुप्स का या पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऐसी पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पावर्स का होना जरूरी है। पॉलिटिकल पावर्स का होना जरूरी है। तो आप इसे उर्दू में समझौते के तौर पर भी समझ सकते हैं, समझौते। ठीक है, जब दो या उससे ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप आपस में किसी बात पर राजी हो जाए, डिसाइड करे, समझौता करे, समझ जाए या रजामंदी दिखाए, किसी भी बात पर रजामंदी दिखाए, और जब वो रजामंदी दिखाते हैं, उस रजामंदी को एक टेक्स्ट फॉर्म देते हैं। उस टेक्स्ट फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? ट्रीटी। सो इन दिस टुडेज talk we will have a discussion about the treaty of Vienna. treaty of Vienna क्या थी? बेसिकली ऑस्ट्रिया ने ध्यान से सुनिएगा बेटा, बेसिकली ऑस्ट्रिया में ड्यूक मैटरनिक नामी शख्स ने, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक नामी शख्स ने क्या किया, जो तब के चांसलर थे, उसने किसको? ब्रांड को बुलाया। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, किसको बुलाया? ब्रांड, BRAND, ब्रांड को बुलाया। यानी ब्रांड का मतलब ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये सब किसको? शाबाश, याद रखना बच्चा, ये जो एन का मतलब नेपोलियन, ये यानी मैंने सिंपल का इसमें एलिमेंट्स कौन कौन थे। ठीक है, और डी का मतलब ड्यूक। अब याद रखिएगा, बी का मतलब ब्रिटेन। यहां पर जो हमने मैप दिया है, ये देखिए, ये यहां पर ब्रिटेन है। लेट वी मार्क इट विद द अदर कलर। ठीक है, ये यहां पर, हाँ, और ये ब्रिटेन है। ये सारा जो आप यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला रीजन, ये फ्रांस है। ठीक है, ये सारा वाला एरिया क्या है? ये फ्रांस है। ये फ्रांस के इस तरफ से आप, यानी फ्रांस का जो उस वक्त आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट देखोगे, तो यहां से आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया में ही थी वाइना। रिमेंबर, ऑस्ट्रिया में कौन था? ऑस्ट्रिया में था वाइना। ये जो वाइना है, इसी जगह पर एक ट्रीटी साइन हुई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट को, जिसे एक एग्रीमेंट को या जिसे एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट को ट्रीटी ऑफ वाइना 1850 कहा गया। इसमें क्या हुआ? इस 1850 के इस ट्रीटी में, जो वाइना में हुई, इसीलिए इसे ट्रीटी ऑफ वाइना कहते हैं। इसमें बेसिकली कुछ चेंजेस लानी थी। दोनों ये सब मिलकर कुछ बातों पर रजामंदी इन्होंने दिखाई, और उसी रजामंदी को, उसी समझौते को ट्रीटी ऑफ वाइना के नाम से जाना जाता है। जरा जानिए बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब प्रोग्राम था नेपोलियन के अपोजिट। तो नेपोलियन क्या था? ब्रांड। इसीलिए मैंने कहा कि आप याद रख सकते हो, BRAND, ब्रांड। एक सिंपल तरीका मैंने बताया। अब ब्रांड, आप देखिए, बी का मतलब ब्रिटेन, आर का मतलब रशिया, फिर आप याद रख सकते हो, ए का मतलब ऑस्ट्रिया, एन का मतलब मैंने अभी कहा, एन का मतलब नेपोलियन, डी का मतलब क्या है? ड्यूक मैटरनिक। तो इन सब के बारे में अब जरा देखिए, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया 1850 में जब बैटल ऑफ वाटरलू हुई, बैटल ऑफ वाटरलू में इस नेपोलियन को हराने के बाद ये लोग जमा होते हैं ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं? यहाँ पर हु हैड डिफीटेड नेपोलियन मेट इन वाइना टू क्रिएट सेटलमेंट फॉर यूरोप। अब यूरोप का फैसला करने के लिए जमा हुए, और जमा
जमा होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जमा हो गए और वहाँ के चांसलर ने, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिक ने, इन सब को बुलाया, क्योंकि बुलाना, असेंबल होना, ठीक है, असेंबल होना, एक मकसद के लिए असेंबल होना, तो वो कांग्रेस कहलाता है। दैट वाई द कांग्रेस ऑफ वाइना भी इसे कहते हैं। रिमेंबर द ट्रीटी ऑफ वाइना इज आल्सो नोन एज कांग्रेस ऑफ वाइना। रिमेंबर कांग्रेस ऑफ वाइना। अब इस कांग्रेस ऑफ वाइना का मकसद क्या था वो हम आगे देखेंगे। अब जरा प्रोविजंस के जरिए हमें पता चलेगा। पहला जो मकसद था, पहला जो कैरेक्टर था, पहला जो फीचर था, वो था कि बर्बन डायनेस्टी को रेस्टोर करना है, ठीक है, यानी जो मोनार्की है, जो ट्रेडिशनलिज्म है यूरोप में, वो फ्रांस में स्पेशली इस जगह पर याद रखिएगा, क्योंकि गंद सारी फ्रांस से मची थी। तो फ्रांस, ये जो फ्रांस है, ये जो फ्रांस का एरिया है, रिमेंबर दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पर बेटा आप याद रखिएगा, ये जो यहाँ ब्लू कलर से है, तो फ्रांस को क्या करना था, रिमेंबर, अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रेस्टोर करना था, वापस लाना था। फ्रांस सीडेड टू द टेरिटरीज। अब जो जो टेरिटरीज फ्रांस ने हासिल की थी नेपोलियन के समय पर, जो एरिया जीते थे, वो उससे छीन लेने थे, ठीक है। और फिर स्टेट वर एस्टैब्लिश्ड अलोंग फ्रांस बॉर्डर्स टू कर्ब, और नए एरियाज फ्रांस की बाउंड्री पर बनाए गए, नई नई टेरिटरीज। क्यों, मकसद क्या था, मकसद था इस तरीके से फ्रांस को बिल्कुल काबू में रखना था कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन ना कर सके, स्पेशली फ्रॉम द आर्मड एक्सपेंशन। हाँ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड आर्मड एक्सपेंशन। प्रूशिया गेन न्यू, प्रूशिया को याद रखिएगा, प्रूशिया को नई नई टेरिटरीज मिली, ठीक है। प्रूशिया सबसे इंपॉर्टेंट फिगर यहां पर आप ऊपर देख सकते हो, इस प्रूशिया को नए नए टेरिटरीज मिली, हाँ, प्रूशिया को नए नए एरियाज मिले, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं द वेस्टर्न फ्रंट एंड ऑस्ट्रिया एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ठीक है। नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किसको मिला, ऑस्ट्रिया को, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो, अगर मैं ऐसे बेटा आप देख सकते हो जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, इसको क्या मिलेगा, इसको नॉर्थ ऑफ द, जो इटली का नॉर्थ वाला हिस्सा, इसको मिलेगा। ऑस्ट्रिया को वेस्ट, आप देख सकते हो जैसा कि लिखा है, प्रूशिया गेन्ड न्यू टेरिटरीज, नई नई टेरिटरीज को मिल गई, नए एरियाज मिल गए। कहां पर, वेस्टर्न फ्रंटियर, फ्रंटियर्स का मतलब जो बाउंड्रीज थी, जो वेस्टर्न बाउंड्रीज थी वहां से, यानी प्रूशिया के वेस्टर्न से, ठीक है। फिर इसने कहा ऑस्ट्रिया एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ये जो यहाँ पर इटली मिलेगी आपको, कहां पर इटली मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, ये मैप पर मैं दिखा रहा हूं, प्लीज, हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आप इटली ऐसे, ठीक है, इटली, ये इटली का नॉर्थ वाला साइड ऑस्ट्रिया को मिलेगा, ठीक। अब इसके मिलने के बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, और क्या होगा, जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो 39 स्टेट्स नेपोलियन के समय पर बनी थी, उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया, दैट वर अनटच्ड, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि यहां से रेवेन्यू आ रहा था। रशिया रिसीव्ड पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को क्या मिला, पोलैंड का हिस्सा मिला। प्रूशिया गॉट पार्ट ऑफ सैक्सोनी, और प्रूशिया को सैक्सोनिया का कुछ हिस्सा मिल गया। मोनार्की रेस्टोर हुई, यानी एरिया यहां पर इन्होंने बांटा, ठीक है, इन्होंने एरिया बांटा, जो नेपोलियन ने हासिल किया था उसे हिस्सों में बांटा, और इसे टुकड़ों में बांटा, ठीक है। और टुकड़ों में बांटने के बाद आपस में बांटा, और बांटने के बाद यानी इन्होंने वो सारा माल, लूट का माल हम ऐसे कहेंगे, इन्होंने माले गनीमत को क्या किया, पार्टीशन किया, ठीक है। और फिर क्या किया, मोनार्की को वापस बादशाही निजाम लाया, और नया कंजर्वेटिव ऑर्डर इन्होंने इस्टेब्लिश किया, एक नया न्यू कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और यही ट्रीटी ऑफ वाइना थी, जिसमें पुराना सारा निजाम इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें इस जो फ्रांस, जो स्पेशली फ्रांस ने जो, या नेपोलियन ने जो एरिया कैप्चर किए थे, नेपोलियन ने जो अपना साम्राज्य बनाया था, उस साम्राज्य को तोड़ा गया, और फिर बाज़ाब्ता तौर पर, बट इस, हाँ, यानी फर्दर एक्सपेंशन पर सब लोग राजी हो गए। कहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया में इनकी असेंबली हुई, ये कांग्रेस हुआ, और जिसे याद रखिएगा 1850 में हुआ ये, और कहा जाता है हु होस्टेड, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हु होस्टेड ट्रीटी ऑफ वाइना। तो याद रखिएगा बेटा, कौन थे, ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक बेसिकली, ड्यूक वाज अ टाइटल, रिमेंबर दिस थिंग, अ पॉलिटिकल टाइटल। ड्यूक वाज पॉलिटिकल टाइटल, मेरा बच्चा याद रखना, ड्यूक क्या था, ड्यूक वाज पॉलिटिकल टाइटल, एक पॉलिटिकल टाइटल था, रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, एक पॉलिटिकल टाइटल था, ये हाईएस्ट टाइटल हुआ करता था उस वक्त ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने
इन्होंने ही इसे इसकी सदारत की और बाज़ाब्ता तौर पर सब ने साइन किया और राजी हो गए, यानी फैसला हुआ। ठीक, अब जरा आगे चलेंगे। इट वाज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वाइना एंड लेट गो टू द नेक्स्ट। अब जरा देखेंगे इस ट्रीटी ऑफ वाइना के बाद, इस ट्रीटी ऑफ वाइना के बाद क्या कुछ हुआ, यानी इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए। सबसे पहले कंजर्वेटिव रिजीम स्टैब्लिश हुआ, हाँ, यानी ऑटोक्रेटिक रूल वापस आया, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दे वर इंटॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए भाई, ये क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने ये अब कोई गैप नहीं बीच में छोड़ना चाहते थे कि कोई और किसी और का वो कहते हैं ना प्रोवोक हो जाए या अराउजल हो जाए, उस चीज के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे। दे सॉट टू सप्रेस एक्टिविटीज, जो भी लिग्टिमेसी को, जो भी मोनार्की को, जो भी सुप्रीमेसी को क्या करेगा, चैलेंज करेगा, तो उसे ये दबाना, पहला जो काम होता था उसे दबा दो, ताकि फिर से एक बार नेपोलियन जैसा कोई रूलर सामने, क्योंकि नेपोलियन, मैंने कहा ना, नेपोलियन वाज हीरो, नेपोलियन वाज ब्रांड, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरशिप लॉज बनाए, यानी सब कुछ क्या आएगा, किताबें छपेगी, अखबार में छपेगा, आर्टिकल छपेगा, कुछ भी छपेगा, वो भाई लोग पहले इनको पता चलेगा, उनको जब पता चलेगा क्या कुछ छपा है तो वो उस पर क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्या छपा है उसमें, ये इंपॉर्टेंट था। क्या कहीं वापस कंजर्वेटिव रिजीम के बारे में तो नहीं छप रहा है, कोई आइडियोलॉजी तो डेवलप नहीं हो रही, उन सब पर काम होगा। कंटेंट, न्यूज़पेपर्स में क्या हो रहा है, बुक्स में क्या हो रहा है, प्लेज में क्या हो रहा है, सेम जो अभी कुछ समय पहले कहीं कहीं पे हो रहा था, कि अभी भी चल रहा था कि अखबार में कौन सी न्यूज चल रही है। अभी भी ऐसी गवर्नमेंट्स आर डूइंग सच थिंग्स, अभी भी गवर्नमेंट्स ऐसा करती है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। मीडिया को, या याद रखिएगा, मीडिया को क्या करते हैं, मीडिया को अपना गुलाम बनाते हैं, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है। चलिए आगे। अब जरा देखिए बच्चा, कहा जाएगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, द रेवोल्यूशनरीज। रिमेंबर दिस थिंग, द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी कौन थे? इनकलाब बर्पा करने वाले लोग थे, इनकलाबी, हाँ, दोज हु वांट टू ब्रिंग द चेंज, दोज हु सपोर्ट द चेंज। रिमेंबर, दोज हु सपोर्ट द चेंज, दोज हु सपोर्ट चेंज, जो चेंज को सपोर्ट करते थे, तो उनमें सबसे बड़ा नाम किसका आएगा? ज्यूसेप मैज़नी, ज्यूसेप मैज़नी, ज्यूसेप मैज़नी, हाँ, ज्यूसेप मैज़नी। ये कहाँ के थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये इटली के एक इनकलाबी शख्सियत थी, बहुत बड़ी इनकलाबी शख्सियत थी, इटालियन रेवोल्यूशनरी। मैज़नी क्या थे? ये बेटा पैदा हुए थे जनोवा में, कब? 1807 में। हाँ, ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, हाँ, यहाँ कहा गया ना, हाँ, he became a member of secret society of the Carnibonary, बेटा वहाँ की एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, मेंबर बने पहले। he found 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज इसने बनाई, तब सोसाइटीज बनती थी, हाँ, तब क्योंकि पार्टीज पर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती थी, ग्रुप नहीं बन सकती, तो एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता था जिनके लिए वर्ड यूज हुआ सोसाइटीज, हाँ, a group with a particular ideology, a group with a particular ideology, mindset। फर्स्ट पहले यंग इटली इन मर्साइलस, ठीक है, एंड ये मर्साइलस यूरोप का ही एक एरिया है, यंग यूरोप इन बर्नी, ये भी बर्नी यूरोप का ही एरिया है। मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज वर लाइक, अब क्या हुआ, इनका एक जैसा दिमाग था, एक जैसी सोच थी, ठीक है, यंग, फिर कहा गया है वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट्स। और इन इसके मेंबर्स कहाँ कहाँ से थे? इस यंग यूरोप के, या हम देखेंगे बेटा जो यंग इटली थी, अब इनके मेंबर्स कहाँ कहाँ से थे? पोलैंड से लोग जुड़े थे, फ्रांस से लोग जुड़े थे, इटली से लोग जुड़े थे, जर्मनी से इन सोसाइटीज में लोग जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? दे वांट द चेंज, याद रखिएगा। यानी इस जोसेफ मैज़नी ने अलग अलग कल्चर के लोगों को अपने साथ जोड़ा था। मैज़नी क्या करते थे? बिलीव करते थे गॉड हैड इंटेंड नेशन, वर्ड आया है नेशन, ये बेसिकली इसने इसका मानना था कि नेशन ही एक सही जगह है। गॉड ने, नेचर ने क्या रखा है? एक जगह रखी है जिसे नेशन कहेंगे, जहां पर ह्यूमन अच्छे से नर्चर होगा। सो दैट वाई कि ये सबसे बेटर यूनिट जो सोसाइटी में रहने के लिए वो नेशन है, इसीलिए ही वांट द, ये उसकी आइडियोलॉजी, इसीलिए ये चाहता था कि नेशन क्रिएट हो, नेशन क्रिएट हो, ठीक है। सो इटली हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद अ वाइड अलायंस ऑफ नेशन। ये चाहता था कि इटली एक हो जाए, वो हम आगे देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसने बहुत मेहनत
मेहनत की थी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे एक होने को। हाँ, आप जरा देखिए सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए अलग अलग जगहों पर यूरोप के जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यहाँ पर एजेंसी, यहाँ पर छोटी छोटी सोसाइटीज बननी स्टार्ट हो गई, जैसे आजकल ग्रुप्स बनते हैं। मैजनी ने अपोजिशन टू मोनार्की, हमेशा मैजनी किस चीज के खिलाफ थे? मोनार्की के खिलाफ थे, ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे। उनका विजन ही डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उनका विजन था। फ्राइटनेड द कंजर्वेटिव्स, और ये हमेशा कंजर्वेटिव्स के लिए एक चैलेंज का काम इन्होंने किया। किसने? ध्यान से सुनिएगा, मेजानी ने, जूसेफ मैजानी ने। चलिए अब जरा चलते हैं आगे और बात करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1832, याद रखिएगा 1830 टू 1848 ये एज मानी जाती है इनकलाबों की एज, चेंजेस की एज। ठीक है, कुछ साल, कुछ 18 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई, वो चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट बिग चेंज हैपेंड इन जुलाई, इन जुलाई 1830, जो सबसे बड़ा चेंज था। हाँ, मैटरनिक सेड, क्या कहा गया था उसका, ये जब हम देखेंगे ना तो कहा गया था ना, ये पूछा भी जाता है सारे एग्जाम्स में, क्या? मैटरनिक, क्योंकि मैटरनिक ने कहा था व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। हाँ, जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को ठंड लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि याद रखो, अगर फ्रांस ने रायता फैलाया, फ्रांस में कुछ भी होगा, फ्रांस में कुछ भी होगा, ठीक है, फ्रांस की आइडियोलॉजी, फ्रांस का एक्सपेंशन, ठीक, ये एक्सपेंशन फिर एक जगह नहीं रुकता है। याद रखना ऑस्ट्रिया वालों, याद रखना प्रूशिया वालों, याद रखना रशिया वालों, याद रखना ब्रिटेन वालों, यहाँ से ब्रिटेन, यहाँ से ऑस्ट्रिया, यहाँ से प्रूशिया, यहाँ से फिर आगे जाके रशिया, यहाँ से नीचे से इटली, ठीक है, ये सारे अलग अलग देश, इनको पता था यहाँ पर रायता बनेगा भी और बटेगा भी, तो इसीलिए चाहते थे कि फ्रांस में न तो रायता बने न तो बटे। हाँ, बिरयानी बनेगी भी बटेगी भी, इनको पता था अगर फ्रांस में, याद रखना, अगर फ्रांस में रायता, अगर फ्रांस में क्या बनी, बिरयानी बनी, तो वो बिरयानी बटेगी भी। ठीक है, इसीलिए चाहते थे कि कोई भी इन्फेक्शन फ्रांस में डेवलप ना हो, वहां से कुछ भी तो वो आगे जाके एक्सपेंड करता है, इटली पर एक्सपेंशन उसका होता है, ऑस्ट्रिया में देखा जाता है, फिर प्रूशिया, फिर उसके बाद ब्रिटेन, फिर हर जगह। इसीलिए इसने कहा था कि क्योंकि ऑलरेडी हुआ था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, बेसिकली मैटरनिक का एक बेसिक एक प्रिस्पेक्टिव है इसमें। वो प्रिस्पेक्टिव क्या है? वो प्रिस्पेक्टिव है बच्चा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन पे ये कहना चाहते हैं कि फ्रांस में जो आजादी की जो सोच डेवलप हुई वो फिर सारे इन स्टेट्स में फैली। ठीक है, इसीलिए कहा गया द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, सर्दी लग जाती है उनको, उनको बुखार चढ़ जाता है। चलिए अब जरा बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ? सबसे पहला जो इवेंट देखा गया दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1830 से लेकर हम जब 1830 से 48 की तरफ चलेंगे तो हमें इवेंट एक मिलेगा दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो ग्रीस है ना, याद रखिएगा, ये जो ग्रीस है, हाँ, ये जो ग्रीस है, ये जो यूनान है, ठीक, ये कैसे आजाद हुआ? ठीक है, ये यूनान एक बहुत बड़ी क्या थी? एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक बहुत बड़ा शहर था, डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टर्ड नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर हम देखेंगे ना कि यहाँ पर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अब ग्रीस 15वीं सदी तक किसके अंडर थी? उस्मानिया सल्तनत के अंडर थी, उस्मानिया सल्तनत का दबदबा था। ठीक है, अभी हम मैप के जरिए आपको दिखाएंगे इटालियन पेनिनसुला, ठीक है, अब इटालियन पेनिनसुला और एक तरफ से ग्रीस, ठीक। अब जरा आप देखो, ग्रीस वाज अंडर ओटोमन रूल सिंस 15वीं सेंचुरी, 15वीं सदी तक ये किसके अंडर थी? उस्मानिया सल्तनत के अंडर थी। ग्रीक्स इन एग्जाइल एंड मेनी वेस्टर्न हु एडमायर्ड एंशिएंट ग्रीस सपोर्टेड द फाइट। बहुत सारे देशों ने ग्रीस को आजाद करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। ठीक है, ग्रीस को ये आजाद सारे लोग करना चाहते थे क्योंकि ग्रीस में जो अक्सरियत थी वो क्रिश्चियंस की थी, और ग्रीस में जो अक्सरियत थी किनकी थी? क्रिश्चियंस की थी। और क्योंकि इनके ऊपर मुसलमान रूल कर रहे थे तो पूरे यूरोप के लिए एक दब्बा था उस्मानिया सल्तनत का हुकूमत करना, और आगे जाके फिर ग्रीस अलग से नेशन के लिए लड़ता है। क्या हुआ? पोइट्स, आर्टिस्ट, सब ने प्रेज किया ग्रीस एज अ यूरोप, क्योंकि इन्होंने कहा था इट इज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप।
ग्रीस के लिए इन्होंने अलग-अलग नाम, अलग-अलग टाइटल, ठीक है, इन्होंने कहा था ना कि ग्रीस क्या है एज़ अ यूरोपस कल्चरल बर्थ प्लेस, क्योंकि यहाँ से, यानी हम कहेंगे इसे दूसरी भाषा में, क्योंकि ग्रेस से ग्रीस, या हम कहेंगे रोम, रोम वाज़ अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप। यूरोप जिस मुकाम पर है वो रोम की वजह से है, वो रोमन सिविलाइजेशन की वजह से है, वो ग्रीक सिविलाइजेशन की वजह से, ग्रीक कल्चर की वजह से। तो जितने भी वहाँ पर थिंकर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने सब ने प्रेज़ किया था। तो इसीलिए ये चाहते थे कि हम इसे एक मुस्लिम मुस्लिम जो इन्फ्लुएंस है उसे आज़ाद करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हाँ, आगे लॉर्ड बायरन ने कहा ना रेज़्ड फंड्स एंड फॉट। अब ज़रा देखिए अलग-अलग लोग, कुछ पोएट्स, कुछ आर्टिस्ट, ठीक है, ये फंड वगैरह जमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रीस को आज़ाद किया जाए। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 मेड ग्रीस इंडिपेंडेंट। पूछा जाता है व्हिच ट्रीटी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें निकल कर आएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेरा बच्चा याद रखना, दैट इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आप देख सकते हो पिछले साल के 2-3 साल के पेपर्स, 5 साल के पेपर्स, 7 साल के पेपर्स, ये पॉइंट जरूर और जरूर पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हाँ, 1832 में मेड ग्रीस, क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला। इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला, एक इंडिपेंडेंसी से मिली। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे, अब जरा हमारे पास ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक जो इंपॉर्टेंट कड़ी जुड़ने जा रही है, दैट इज रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म क्या है, ये रूमानियत क्या है, रूमानियत, 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 याद रखना बच्चा, रोमानियत, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट बेसिकली। द रोमांटिसिज्म इज नथिंग, इट इज अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म कुछ अलग, रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म इज कल्चरल मूवमेंट, इज अ कल्चरल मूवमेंट, इज अ कल्चरल मूवमेंट। ये एक कल्चरल मूवमेंट है, याद रखिएगा, जिसमें रोल, किस रोमांटिसिज्म में किस किसने अपना रोल अदा किया, इसमें आर्टिस्ट्स ने अपना रोल अदा किया, ठीक, इसमें पोइट्स ने अपना रोल अदा किया, इसमें पोइट्स के बाद जितने भी पोइट्स, आर्टिस्ट्स की स्पेशली, और जितने भी राइटर्स थे, हाँ, अलग अलग लोग थे, सिकुलर लोग थे, ड्रामाटिस्ट थे, वो सब म्यूजिशियंस थे, हाँ, म्यूजिशियंस थे, सब ने अपना रोल अदा किया। एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा सोशल चेंज, एक ऐसा समय जब सब ने मेहनत करके क्या करने की कोशिश की, यूरोप को लिटरेसी के जरिए, यूरोप को माइंड के जरिए, यूरोप को आर्ट के जरिए चेंज करने की कोशिश की, लोगों के जहन में, लोगों के जहन को बेदार करने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी हमने कहा इट वाज कल्चरल मूवमेंट डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल। ये जो रोमानियत है ये नेशनल सेंटिमेंट्स को, यानी फीलिंग और इमोशंस पर काम करेगी। किस पर, याद रखना, फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग प्लस इमोशन, फीलिंग प्लस इमोशन, फीलिंग और इमोशंस को जगाएगी, याद रखिएगा। अब किसके जरिए, आर्टिस्ट, पोइट्स क्रिटिसाइज्ड, हाँ, द फोकस ऑन रीजन एंड साइंस। इन्होंने क्या कहा, रीजन और साइंस ने कहा, साइंस और रीजन को, लॉजिक को अलग से रखिएगा, ठीक है, एक फीलिंग को जगाइए, इमोशंस को जगाइए, इमोशंस के जरिए आप, क्योंकि साइंस अगर फॉर एग्जांपल जिसे लड़ने जाना है, उसकी माँ अपने बच्चे को, कौन सी माँ चाहेगी कि वो अपने बच्चे को मरने के लिए भेजे, तलवारों के साए में भेजे, हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इमोशनली, यू हैव टू प्रिपेयर अ मदर इमोशनली, you have to prepare a sister emotionally, you have to prepare a wife emotionally, you have to prepare a father emotionally, you have to prepare a friend emotionally, that his friend is going on the front to take the fire, to take the, याद रखिएगा, हाँ, वहां पर तलवारों के साए में जाना कोई आसान बात थी नहीं, तीर खाने के लिए जाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ साइंस तो अलाउड नहीं करेगा ना, माइंड तो अलाउड करेगा नहीं ना। जो कोई हमारे यहाँ पर भी अगर कोई गोलियों के बीच में जाएगा तो हम उसे कहेंगे ये दिमाग से क्या पैदल है, हाँ। तो इसीलिए अब इनके अंदर आप इमोशनली, याद रखिएगा, इमोशनली आपको इन्हें डेवलप करना है, साइकोलॉजिकली यू हैव टू प्रिपेयर देम, एंड दैट वर्क विल बी डन बाय अ मूवमेंट, दैट वर्क विल बी डन बाय द फिलोसोफर्स, विल बी डन बाय द वी कैन से आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स, हाँ, जो ये काम करेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमेशा मूवमेंट्स में, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में, जब मैंने कहा भी था कि नेशन का मतलब ही क्या बनता है, नेशन का मतलब ही है एक सोशल यूनिट, और यहाँ पर कल्चर, सोशल, लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, और वही हो भी रहा है। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफर्ड हर्डर बिलीव्ड दैट फोक सॉन्ग्स, अब क्या क्या होगा, फोक सॉन्ग होगा, पोइट्री होगी, डांस कुड, हाँ, एक्सप्रेस स्प्रेड नेशन ट्रू स्पिरिट, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रू स्पिरिट, एक सच्ची मोहब्बत, श्रद्धा होनी चाहिए। यूजिंग वर्निक्यूलर लैंग्वेज, कलेक्टिंग लोकल फोकलोर, जो वर्निक्यूलर, जो वहां की रिवायतें, जुबान, रिवायती जुबानें होंगी, उनका इस्तेमाल करके ये लोगों के अंदर एक चाह, हाँ, यानी जिसे हम कहेंगे ना मरने की चाह डालेंगे, ये उन्हें यानी ऐसा स्प्रेड द नेशनल फीलिंग्स, इमोशंस, मरना जीना इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, ऐसी भावनाएं, यही लिटरेचर, हाँ, और सबसे यही लिटरेचर डेवलप करेगा। और इस लिटरेचर में भी सबसे ज्यादा हु विल बी द टारगेटेड, इट विल बी द इलिटरेट ऑडियंस, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें सॉन्ग्स के जरिए, हिम्स के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, उन तक आवाज लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइंस तो इन चीजों की इजाजत नहीं देगी। तो दैट वाई रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट। अब जरा देखें रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स इन यूरोप। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन नोट्स का, देखिए कैसे कोशिश की गई है, बात की गई है। हाँ, 18th सेंचुरी पोलैंड वाज डिवाइडेड अमंग रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। हाँ, डिस्पाइट नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट कंट्री, पॉलिश नेशनलिज्म persisted through music and language। आप जरा देखिए, म्यूजिक एंड लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रोमांटिसिज्म। हाँ, का यहाँ पर बेटा कॉर्पन्स्की सेलिब्रेटेड पोलैंड इज नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेराज एंड म्यूजिक। आप जरा खुद देखिए लिटरेचर ने कैसा अपना काम किया, हाँ, फोक डांसर्स ने कैसा अपना काम किया, आप जरा चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट सिंबल सामने आ गए। ड्यूरिंग रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश वाज बैनड फ्रॉम स्कूल्स एंड रशियन वाज एनफोर्स्ड। आप देखिए ना कैसे कैसे पोलैंड पर, जब रशिया ने पोलैंड पर कब्जा किया ना, तो पोलैंड में वहां के स्कूल पोलिश पॉलिश जुबान को बंद कर दिया गया था, पॉलिश जुबान पर यानी पोलैंड की जुबान पर बैन कर दिया गया था, और वहां पर रशियन जुबान को इंप्लीमेंट किया गया था। और अगर उस वक्त आजादी यानी पोलैंड को कोई आजाद कर सकता था, तो इट वाज जस्ट पीपल, इट वाज जस्ट द इमोशंस, क्योंकि इमोशनली लोग ये नहीं सोचते कि आगे गोली चलेगी, कि तीर चलेगा, कि तलवार, मरेंगे या जिएंगे, खून बहेगा, ठीक है। तो वो चीजें कैसे हो सकती थी, ये रोमांटिसिज्म ने अपना रोल अदा किया, रोमानियत ने ये रोल अदा किया, लोगों के अंदर की एक रूह को जगाया कि भाई तुम लोगों को गुलाम नहीं होना है। आप खुद देख सकते हो कि जब रूस ने कब्जा किया पोलैंड पर, इस पोलैंड को बहुत कुछ सहना पड़ा। 1944, 1939 के बाद या 1933 के बाद जब इसे हिटलर ने अपने कब्जे में लिया, तब भी ये विक्टिम बनी, ठीक है। फिर जब ये रूस ने ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी कब्जे में ली, तब भी इसे बहुत कुछ सहना पड़ा। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर फिर बैन कर दी गई थी कि पोलैंड की जुबान, और वहां पर रशियन को एनफोर्स किया गया था। बट रोमानियत ने इस चीज को बिल्कुल नकारा। मैनी पॉलिश क्लर्जी यूज्ड टू पॉलिश लैंग्वेज इन चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, वो जुबान का यानी लोहे को काटता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ के क्लर्जी जो मौलवी हजरात थे, आलिम थे, वो क्या करेंगे, हमारे आलिमों की तो बात ही मत कीजिए, हाँ, उनको कल फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा ना यू हैव नो राइट टू डिलीवर इन द लोकल लैंग्वेज, वो परसों से उर्दू जैसी भी चलेगी, क्योंकि दे विल एक्सेप्ट। आप देखिए इन्होंने क्या किया, पॉलिश क्लर्जीज ने क्या किया, यूज्ड द पॉलिश लैंग्वेज, इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल बदस्तूर रखा। कहां पर, चर्च गैदरिंग्स में, चर्च में जो असेंबलीज होती थी, चर्च में जो प्रेयर्स होती थी, किस लिए, कि हमें लोगों को समझाने के लिए, एक बेसिकली इट वाज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस, टूल ऑफ वी कैन से अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस, कि नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे, हम जरूरी अपनी जुबान इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एक चैलेंज भी था, एक थ्रेट भी था, नहीं आप लोग कहोगे उससे हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। कल्चर इंपॉर्टेंट चीज है ना। एज अ रिजल्ट मैनी प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर, ये तो सीधी सीधी सी बात है, जब भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात करोगे उनको नागवारा लगेगी, आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, वो जेल क्या हो जाएंगे, बिशॉप्स वर जेल्ड और एक्साइल्ड, वो क्या करेंगे, बिशॉप्स को जेल भेजा गया, हाँ, प्रीस्ट्स को जेल भेजा गया, हाँ, कहां पर एग्जाइल
किया गया, साइबेरिया, रिफ्यूजिंग टू प्रीच इन रशियन, या उनको क्या कि याद रखिएगा क्योंकि उनको साइबेरिया वगैरह भेजा गया क्योंकि उन्होंने बोला कि हम भाई रशियन उसको, हाँ रशियन जबान ना तो अप्लाई करेंगे, ना रशियन में हम डिलीवर करेंगे, ना रशियन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जुबान पॉलिश है, हमारी जुबान पोलैंडी है। और हमारे यहाँ पर कश्मीरी, आप खुद देखिए, द पीपल ऑफ कश्मीर, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जुबान को ही बुला रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, और वो मौजूर बन रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा सबसे बेहतरीन किस में सीखता है, अपनी जुबान में। और जो यहाँ पर अपनी जुबान में बात करेगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रेडिशनलिस्ट, उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है। याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने जो नोबल, बी आर अम्बेडकर ने जो अवार्ड हासिल किया था ना गीतांजलि के लिए, वो बंगाली जुबान में था। हाँ, रहमान राही को जो साहित्य में अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो कश्मीरी जुबान में मिला था। इसी तरीके से जब भी आप देखोगे ना, ये जो यूरोप ब्रिटेन वगैरह के लोग हैं ना, ये अपनी जुबान में ही ज्यादातर काम करते हैं। तो प्लीज और प्लीज अपने बच्चों को, यहाँ अपने बच्चों को अपनी जुबान, मदर टंग जरूर दीजिएगा, ताकि कम से कम एज अ अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना उसका हक है। मगर कल जब इस सोसाइटी में रहकर वो किसी की जुबान ही नहीं समझेगा, किसी का दर्द ही नहीं समझेगा, तो फायदा क्या है। तभी वो अच्छे पैसे भी कमा सकता है जब वो लोगों की जुबान समझ सकता है। तो चलिए उसी चीज को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रोमांटिसिज्म आपको वो चीजें बता रहा है। रोमांटिसिज्म के जरिए आप ये चीज समझ सकते हैं। देखिए कैसे पोलैंड के क्लर्जीज ने, पोलैंड के लोगों ने रेजिस्ट किया, टूल ऑफ रेजिस्टेंस उनकी जुबान, ठीक है। इवन कि उनको जेल जाना पड़ा, मगर अपना कल्चर नहीं छोड़ा, अपनी वो जिसे कहते हैं ना, अपना वो स्टैंड नहीं छोड़ा। यूजिंग पॉलिश बिकम सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशियन। तो पोलैंड की जुबान पोलिश ही, पोलैंड की जुबान ही एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस बनी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलता है। रशियन डोमिनेंस के खिलाफ इन्होंने कैसे लड़ा। नेक्स्ट जरा चलेंगे, रोमांटिसिज्म का एक और जो हम देखेंगे केस, वो क्या है, आप देखिए, मेनी मेंबर ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो पोलैंड में ही बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली क्लर्जीज वगैरह ने, एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस ये स्टार्ट किया। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, ये हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पे डिस्कस किया, ठीक है। आगे चलेंगे, इवन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। हाँ, अब जरा आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट, देखा कैसे रोमांटिसिज्म में, ठीक है, कल्चरल मूवमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करने में 1830 के इस इवेंट में, ठीक है, 1830 टू 1848, यानी मिड 19th सेंचुरी। इट वाज लीडिंग टुवर्ड्स द मिड 19th सेंचुरी। चलिए अब क्या होता है, अब हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर यानी भूख, हार्डशिप यानी सख्ती, एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और कुछ खास बड़े रिवोल्ट्स हुए, ठीक है। ये रिवोल्ट्स क्या थे, ये अपराइजिंग्स क्या थी, उन्हीं को देखेंगे। 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन द फॉलोइंग वे। 1830 में कुछ चीजें हुई, इकोनॉमिक हार्डशिप, बड़ी सख्तियां होने लगी। हाँ, जॉब नहीं थे, पैसे नहीं थे, ठीक है, यूरोप में। अब जरा उस यूरोप की तंगी को, इस तंग दस्ती को देखते हैं क्या कुछ हुआ। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पॉपुलेशन सर्ज कॉज्ड वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। आबादी बढ़ गई, यानी राइज ऑफ पॉपुलेशन लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, अभी काम डेवलप हो रहा था। और रूरल पॉपुलेशन कहाँ, सिटीज की तरफ जाएगी, और सिटीज ओवर क्राउडेड हो जाएंगी, और सिटीज में ओवर क्राउड हो जाएगा तो स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ियां। बहुत खराब हालत थी उस समय पर, यहाँ कहाँ की, यूरोप की। स्मॉल टाउन प्रोड्यूसर्स फेस टफ। अब जरा देखिए, जो छोटे छोटे टाउन में जो प्रोड्यूसर है उनको बड़ा प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। हाँ, टफ कंपटीशन फ्रॉम, क्योंकि गांव देहात से एक तो उस समय पर मशीन्स भी आ गई थी, तो मशीन्स ने जल्दी जल्दी चीजें बल्क में प्रोडक्ट करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी। दूसरा, जो लोग बैठे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी उनको एक टफ कंपटीशन, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अपनी पीक पर था। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पीक पे था, तो पीक पे होने की वजह से जो एग्री प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो बड़े सस्ते आ रहे थे, ये भी एक बड़ा कंपटीशन था, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, जरा देखिए, मशीन मेड गुड्स, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह से जो चीजें जल्दी जल्दी आ रही थी, जल्दी जल्दी, और इसीलिए जो अलग अलग ग्रुप्स थे समाज में, उन्हें बड़ा टफ कंपटीशन और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इन रीजन्स वेयर द एरिस्टोक्रेसी हेल्ड पावर्स, पीजेंट स्ट्रगल्ड विद द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। अब एक ही चीज थी तो हम मान लेते, एक तरफ से फ्यूडलिज्म था, एक तरफ से आप देखिएगा मशीन चैलेंज था, यानी इंडस्ट्रियल चैलेंज था, दूसरी तरफ से एरिस्टोक्रेसी का चैलेंज था, तीसरी तरफ से मोनार्कियल
पावर का चैलेंज, इसीलिए तो कहा गया ना स्ट्रगल हर तरफ से, पीजेंट्स को स्ट्रगल, लेबर को स्ट्रगल, हर एक को स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस समय पर। तो दैट वाई कहा गया ना इसे हार्डशिप, वो जमाना जब बहुत प्रॉब्लम्स का जमाना था। राइजिंग फूड प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। हाँ, हार्वेस्ट लो हो रहा था, आप देखिए पुअर हार्वेस्ट, और जिसकी वजह से टाउन्स में, जिसकी वजह से गांव देहात में बड़ी ही तंगी आ चुकी थी। पॉवर्टी ने बिल्कुल क्या किया था, इनका जीना मुश्किल कर दिया था। चलिए, ये था पहले हंगर। ठीक है, अब जरा देखेंगे 1848 का इवेंट क्या हुआ। फूड शॉर्टेज, अब जरा देखिए, फूड शॉर्टेज होगा, हाँ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ से फूड की कमी, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ड्रो पैरिस पॉपुलेशन टू द स्ट्रीट्स, लोग, अब जब ये सारा कुछ हुआ तो पॉपुलेशन जो कहाँ की है, पेरिस की, वो सड़कों पे आ जाएगी, यानी फ्रांस फिर से एक बार उबलेगा। बैरिकेड्स बिल्ड की गई, लुइस फिलिप भाग जाएगा। ठीक है, कोशिश की गई वहां पर संभालने की। हाँ, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड रिपब्लिक, ग्रांटेड वोटिंग राइट टू ऑल मेन ओवर 21, जो भी 21 साल से ज्यादा होंगे, ठीक है, वो क्या, उनको वोटिंग राइट मिल गया, यानी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, क्योंकि यहाँ पर जो लुइस फिलिप था वो भाग गया। नेशनल असेंबली को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और वोटिंग राइट दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जितने भी नेशनल वर्कशॉप्स है उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा गया, उनको कहा नेशनल वर्कशॉप्स वर एस्टैब्लिश्ड, नेशनल वर्कशॉप बनाए गए जहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। हाँ, अब जरा आगे चलेंगे, अब क्या हुआ 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जरा लिबरल्स का ये रेवोल्यूशन भी देखते हैं। आप जरा बेटा देखिए, फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एबिडिक्शन ऑफ मोनार्क, अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। अब जो सबसे बड़ी बात थी कि फ्रांस में क्या गया, फ्रांस में अब रिपब्लिक सिस्टम आएगा, यानी चुना हुआ हेड ऑफ द स्टेट आएगा, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, देयर विल बी नो हायरार्किकल, जहां पर आपका मौरूसी या वरासती नहीं होगा, बल्कि बाप के बाद बेटा हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनेगा, बल्कि अब क्या होगा, चुना हुआ जो हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो आएगा। अब जरा जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, इन जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, लिबरल मिडिल क्लास सॉट बोथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आप जरा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कानून होना चाहिए, आईन होना चाहिए, रूल बुक होनी चाहिए। पोलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रो हंगेरियन, यहाँ हर जगह एम्पायर्स में ये मांग उठने लगी, जिस पर फिर आगे जाकर इन्हें सोचा कि भाई पंगा हो जाएगा, कुछ ना कुछ करना है। दे यूज्ड अनरेस्ट टू पुश फॉर नेशन स्टेट। अब मांग किसकी हो रही है, नेशन स्टेट की, जिसमें डाइवर्स कल्चर होगा नेशन स्टेट में, याद रखिएगा। और किस भरोसे पर ये क्या चाहते थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बात करना चाहते थे, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ये पार्टीज बना सके। ठीक है, ये कौन, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये 1848 के 8 में देखा गया, और ये लिबरल्स के जरिए सारा कुछ किया जा रहा था। लिबरल्स ये मांग कर रहे थे, बार बार सड़कों पे आ रहे थे। हाँ, आप देखिए, इन जर्मनी मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड आर्टिस्ट्स फॉर्मड अ नेशनल असेंबली इन फ्रैंकफर्ट टू रिप्रेजेंट ऑल जर्मन। अब 1848 में क्या होगा, एक जर्मन क्या होगा, याद रखिएगा, जर्मन मिडिल क्लास क्या करेंगे, जर्मन मिडिल क्लास बनाएंगे, वो क्या करेंगे, एक असेंबली बुलाएंगे जिसे नेशनल असेंबली भी कहा जाएगा या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहा जाएगा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्या हुआ इसमें, मिडिल क्लास रेजिस्टेंस वर्क डिमांड्स लेड टू लॉस ऑफ सपोर्ट एंड असेंबली वाज इवेंचुअली डिसबैंडेड। वहां पर क्या हुआ, असेंबली को, जो असेंबली थी उसको डिसबैंड किया गया। ग्रांटिंग पॉलिटिकल राइट्स वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल डिस्पाइट एक्टिव फीमेल। ठीक है, इवन एक्टिव फीमेल पार्टिसिपेशन था, बट फिर भी उनको ग्रांट देना, उनको राइट्स देना, उस पर तो बड़ा तजाद था। पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल न्यूज़पेपर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, वहां पर हालात खराब हो गए। कहां पर, आप देखिएगा, फ्रांस में हालात खराब हुए, बाकी जगहों पर हालात खराब हुए। एज यू कैन सी दैट जर्मनी में, स्पेशली हम जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी में इसीलिए जर्मन एक तनाजे का एक नया मार्ग बना, तनाजे का
एक नया केंद्र बना। ठीक है, वजह क्या थी? क्योंकि वहां पर लोग कुछ बेसिक चीजें मांग रहे थे। ठीक है, मिडिल क्लास वहां पर सामने आ गया था। मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, मिडिल क्लास रिपब्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, मिडिल क्लास वहां पर राइट्स की बात कर रहा था। और ये इवन कि ये कंट्रोवर्शियल भी बन गया था उस समय पर। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर कहा गया ना, एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल इशू विद इन द लिबरल, क्योंकि लिबरल चाहते थे बट लिबरल वुमेन पार्टिसिपेशन को नहीं चाहते थे, वुमेन वुमेन को एज अ एक्टिव नहीं मानते थे। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें थी यूरोप के अंदर, फीमेल और मेल। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास वोटिंग राइट नहीं था। वुमेन फॉर्मड पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंड न्यूज़पेपर्स। अब वुमेन सामने आएंगी तो रोल ऑफ वुमेन हम देखेंगे, रोल ऑफ वुमेन क्या होगा, राइट डाउन, लेट वी सी द रोल ऑफ वुमेन। आप जरा देखेंगे, एक तो वुमेन पॉलिटिकल राइट तो मांगेगी ही मांगेगी। एक कंट्रोवर्शियल इशू था कि खाली क्या मेल्स को प्रॉपर मेल को खाली मेल्स को वोटिंग राइट मिलेगा क्या, खाली मेल्स के हक में सब कुछ जाएगा? नहीं, नाउ फीमेल इज वर, फीमेल भी वोटिंग राइट मांग रही थी। ठीक है, अब जरा आप देखिए, और वो चाहती थी दे आर गोइंग टू बी द एक्टिव, दे अर्ज टू बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट। वुमेन फॉर्मड पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज। अब वो क्या बनाएंगी? वो गिल्ड्स बनाएंगी, वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस, न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल मीटिंग स्टार्ट करेंगी, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगी, हड़ताल स्टार्ट करेंगी। दे बट उनको फिर भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया असेंबली इलेक्शंस में। दे वर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। उनको कहा गया कि आप खाली आ सकते हो, ठीक है, बल्कि क्या नहीं कर सकते हो, आप फ्रैंकफर्ट के इस पार्लियामेंट में आ सकते हो जो सेंट एसटी पॉल चर्च में बेसिकली यहाँ पर एक पार्लियामेंट बनाया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था लोगों के राइट्स के लिए, जो बेसिकली मिडिल क्लास ने बनाया था 1848 में, जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप बताइए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है? जर्मनी में मिडिल क्लासेस ने एक असेंबली बनाई थी। ठीक है, उन्होंने डिसबैंड किया था जो ऑलरेडी वहां पर असेंबली है उसको, तो जब इतनी जगह थी नहीं तो उन्होंने एसटी पॉल चर्च में बाज़ाब्ता तौर पर एक असेंबली का गठन किया जिससे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और वहां पर खाली मेल्स को ही राइट दिया गया था और फीमेल्स को कोई भी राइट नहीं दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। और उसी इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया दे वर डिनाइड वोटिंग राइट, औरतों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था असेंबली इलेक्शंस में। और खाली किन को उनको कहा गया था यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, और वो भी कहां पर? विजिटर्स गैलरी में। कहां पर? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मेट एट द, जो कहां पर हुआ था? चर्च ऑफ सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल, वन ऑफ द पॉलिटिकल रिलीजियस फिगर ऑफ द जर्मनी एट दैट टाइम। राइट डाउन, लेट वी कम टू द कंक्लूजन। सो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वाइना, फिर हमने डिस्कस किया हार्डशिप, हंगर हार्डशिप, फिर हमने डिस्कस किया रेवोल्यूशनरी जिसमें जोसेफ मैज़नी था, ठीक है, और लास्ट पर हमने डिस्कस किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड अदर्स। तो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफिकेशंस लेके आएंगे। केसेस में हम क्या बात करेंगे? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, इन सब केसेस को लेकर इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।